एक बार एक व्यक्ति रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है। रेड लाइट एरिया के एक कोठे में जाता है। वहां का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही सामने देखता है, सामने 20 अलग अलग महिलाएं हैं जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। उन महिलाओं में से एक महिला को उसको चुनने की आज़ादी थी। वो बारी बारी से सभी महिलाओं को देखता है और उनमें से किसी एक का चुनाव करना होता है। जैसे ही एक महिला पर उसकी नज़र पहुंचती है तो उस महिला की नज़र झुक जाती है। उस महिला की झुकी हुई नज़र को देखकर वो सोचने पर मजबूर हो जाता है और सोचता है कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वो उसी महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर ले जाता है। जब वो उसको स्पष्ट तरीके से देखता है, बातचीत करता है, कुछ जानता है, तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उसी की पत्नी है, उसी की धर्मपत्नी, उसी की बीवी है। वो अपनी ही पत्नी को इस कोठे में देखकर, रेड लाइट एरिया के कोठे में देखकर वो अचंभा रह जाता है। उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब वो जब सब कुछ जानने के बाद एक ऐसा कदम उठाता है जिसे सुनने के बाद आप भी उस व्यक्ति को सल्यूट करने को मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की है, सन 2011, अक्टूबर 2011। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चलिए अब टाइम ना गवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम है साहिल, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसकी नई नई अभी शादी हुई होती है, लेकिन कंपनी की वजह से उसको बेंगलोर से मुंबई का बुलावा आता है। उसकी कंपनी की तरफ से कहा जाता है कि आपको 2-3 महीने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। वह अपनी पत्नी को छोड़कर जैसे तैसे मनाकर और बेंगलोर से मुंबई चला जाता है। वहाँ 1-2 हफ्ते काम करने के बाद वो अपनी वाइफ से बोलता है, क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी? ये सब उसकी पत्नी सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि ये तो मेरा बचपन से सपना था, मैंने कभी मुंबई शहर देखा नहीं है, बस टीवी टीवी और अखबारों में ही देखा है, सुना है, मूवीज़ में देखा है बस। वो सुनने के बाद कहता है कि चिंता मत करो, 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा ट्रेन का रिजर्वेशन करवा दिया है, बेंगलोर टू मुंबई से। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही वो दिन पास आता है वो बड़ी खुशी से अपना सामान तैयार करती है, पैक करती है और ख़ुद भी तैयार होती है और अपना जो सामान, ज़रूरी सामान लेकर वो बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद वो अपने टिकट के हिसाब से अपनी निर्धारित ट्रेन की निर्धारित बोगी पर और अपनी निर्धारित सीट में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठते ही और वो फ़ोन करती है अपने सास ससुर को और कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है। 1000 किलोमीटर का सफ़र है, 16-17 घंटे में मैं साहिल के पास पहुँच जाऊँगी। फिर वो अपने पति को फ़ोन करती है कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, 16-17 घंटे के पास बाद में आपके पास पहुँच जाऊँगी, आप परेशान बिल्कुल मत होना। साहिल कहता है कि मैं परेशान नहीं, तुम परेशान मत होना। किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना, अनजान व्यक्तियों से, और किसी का कोई सामान या चीज़ मत खाना, और ट्रेन में सोने का ध्यान रखना, अपने सामान का ध्यान रखना। जो भी ज़रूरी उसको बातें होती है वो बताता है और इतने में ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन चलते चलते कुछ समय ही होता है कि उसके सामने वाली सीट पर दो अनजान व्यक्ति बैठे होते हैं। वो एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सफ़र थोड़ा आगे बढ़ता है वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से ही आपस में बात करने लगते हैं और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेने लगते हैं और बातें करने लगते हैं कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा क्या नाम है। ये सब महिला सुन रही थी, लेकिन वो महिला किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, वो सिर्फ उनको देख रही थी। वो भी गौर करके नहीं, दूर से ही देख रही थी। महिला सिर्फ बात कर रही थी तो फ़ोन पर अपने सास ससुर से और अपने पति साहिल से बात कर रही थी। आपको बता दें कि महिला का नाम तान्या है। ये उसकी अभी नई नई शादी हुई है, 2-3 महीने ही हुए हैं शादी को, और उसका पति मुंबई चला गया है बेंगलोर से किसी कंपनी की वजह से। वो अपने पति को फ़ोन पर बताती है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, यहाँ आ गई हूँ, अभी बाहर ये है। वो खिड़की से झांक झांक कर बताती है कि देखो ये आ गया है, ये बिल्डिंग आ गई है, ये वाला एरिया आ गया है। इस तरह की बातें वो करती है अपने पति से। इस तरह उसका समय और सफ़र दोनों करता रहता है। उसकी महिला की ये बातें सुनकर सामने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बोलता है, बहन जी लगता है आप पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रही है। इतना सुनकर तान्या कहती है, नहीं भाई साहब, मैं पहली बार सफ़र ट्रेन में नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुंबई का सफ़र पहली बार अकेले कर रही हूँ। इतना सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि आप चिंता मत करो बहन जी, हम भी मुंबई जा रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकती है।
और उनके पास कुछ खाने की चीज़ें होती है, वो खाते रहते हैं। और खाते खाते तान्या को भी ऑफ़र करते हैं, बोलते हैं बहन जी आप भी कुछ खाइए। लेकिन तान्या मना कर देती है, वो नहीं खाती है, नहीं आप ही खाइए। लेकिन आप भी जानते हो जब सफ़र इतना लंबा हो और सोना भी नहीं हो, तो बात करते करते थोड़ी बहुत जान पहचान हो ही जाती है। उन दोनों व्यक्तियों की अच्छी जान पहचान हो चुकी थी और वो तान्या से भी जान पहचान थी थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे थे। उन दोनों ने भी कहीं ना कहीं इधर उधर तान्या से भी जान पहचान बना ही ली थी। तान्या भी अपना कुछ खाने का सामान खा रही थी और वो भी खाते खाते उन व्यक्तियों को ऑफ़र करने लगती है कि लीजिए भाई साहब आप भी कुछ सामान लीजिए, आप भी कुछ खाइए। वो व्यक्ति उसका सामान ले लेते हैं महिला का और खाने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो तान्या से पूछते हैं कि बहन जी आप चाय पिएंगी। तान्या मना कर देती है कि नहीं भाई साहब मैं चाय नहीं पीऊँगी, अगर आपको पीनी है तो आप पी लीजिए। यहाँ तक सफ़र बहुत अच्छा चल रहा था। चलते चलते महज 150 किलोमीटर का सफ़र ही बाकी बचा था। 1000 किलोमीटर के सफ़र में से 850 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका था। तान्या अपने पति साहिल को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अब सिर्फ आपसे 150 किलोमीटर दूर रह गई हूँ। वो कहते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने रेलवे स्टेशन आ जाऊँगा। थोड़ी देर बाद उनमें से एक व्यक्ति बोलता है बहन जी अब चाय पियोगी। तान्या मना कर देती है, लेकिन वो व्यक्ति चाय लेने के लिए जाता है और दो की जगह वो 3 चाय ही ले आता है और तान्या को चाय ऑफ़र करता है। तान्या मजबूरन चाय को पी लेती है। उस तान्या चाय को पीते ही थोड़ी देर में उसकी हालत ख़राब होने लगती है, उसको नींद सी आने लगती है, वो बेहोशी सी हालत में हो जाती है। और जब तान्या की 2-3 घंटे के बाद आँख खुलती है तो उसको महसूस होता है कि तान्या किसी ट्रेन की बोगी की सीट पर नहीं बैठी है, बल्कि वो एक किसी कार के अंदर बैठी है, जो कार बहुत तेज़ी से चल रही है। उसकी आंखें ठीक से भी नहीं खुल रही है, उसको पूरा होश भी नहीं होता है, उसकी बॉडी थोड़ी कमज़ोर सी हो जाती है। वो देखती है, उसकी आंखों के सामने वही 2 व्यक्ति हैं जो ट्रेन में उसके सामने बैठे थे और एक तीसरा आदमी है जो कि कार चला रहा था। इतना सब कुछ वो अपने दिमाग में सोच रही थी कि तान्या ने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना हो चुकी है। तान्या पूछती है कि भाई साहब मैं कहाँ हूँ, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो कुछ बोलती है और उसको ज़ोर से एक थप्पड़ पड़ता है और कहा जाता है कि आवाज़ निकाली तो और पिटाई करेंगे, इसलिए चुपचाप पड़ी रहो। क्योंकि तान्या को चाय में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था उन व्यक्तियों के द्वारा। अब वो उस हालत में नहीं थी कि उन दोनों व्यक्तियों का वो विरोध कर सके। लगातार गाड़ी चल रही थी और गाड़ी पहुंच जाती है एक ऐसे इलाके में। जब वो उसको गाड़ी से उतार कर ले जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार हो। तान्या ट्रेन में से भी लगता है ऐसे ही उन्होंने बाहर निकाला होगा, जैसे घर परिवार की कोई परिचित महिला हो। अब सीधे पहुंच जाते हैं मुंबई के रेड लाइट एरिया के किसी कोठे पर। वहाँ 2 महिलाओं से बातचीत करती रहते हैं और बार्गेनिंग करते रहते हैं तान्या को बेचने के बारे में। इस तरह बातचीत करते करते सौदा पक्का हो जाता है और उसकी कीमत लगती है 45,000 रुपये। 45,000 रुपये वो दोनों व्यक्ति वहाँ से लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। महिला को जैसे ही होश आने लगता है तो वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और रहम की भीख मांगने लगती है उन दोनों व्यक्तियों से भी। वो व्यक्ति उस महिला को ठोकर मारते हुए आगे निकल जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब तान्या एक कोठे पर थी। कोठे का नज़ारा जब वो देखती है तो वहाँ पर पहले से ही कितनी ही लड़कियाँ थीं जिन्होंने अजीब तरह के लिबास पहने हुए थे, जिन्हें देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाता। तान्या इन सब का बहुत ज़्यादा विरोध करने लगती है, रोने चीखने चिल्लाने लगती है। ये सब देखकर उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वो चीखे चिल्लाए नहीं, आवाज़ ना करे, इसलिए उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है। वो 7 अक्टूबर को अपने घर से चली थी। एक एक करके एक एक दिन गुजरता जाता है। 7 से 8, 9, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, ऐसे करते करते 15 दिन गुजर जाते हैं। उधर महिला का पति रेलवे स्टेशन पर ढूंढता है, फ़ोन कर कर के परेशान हो जाता है, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो अपने माँ बाप को फ़ोन करता है और किधर से भी कुछ मदद मिल जाए, कुछ तो पता चले। वो रेलवे जीआरपी को भी सूचना देता है, पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की एफआईआर भी करवाता है। तमाम कोशिशें करता है अपनी पत्नी को ढूंढने की, ताकि उसकी पत्नी मिल जाए। उसके बाद वो सीधे बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ के सीसीटीवी चेक करवाता है। वहाँ से पता चलता है कि उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन आई है और ट्रेन में भी बैठी है। फिर उसकी पत्नी है तो कहाँ है। वो तमाम कोशिशें कर रहा था और उधर उसकी पत्नी टॉर्चर पे टॉर्चर हो रही थी। तान्या के साथ जो हैवानियत हो रही थी उसने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे करते करते 16वें दिन कोठे की मालकिन आती है और कहती है कि अगर आज ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा वो हाथ से करूँगी।
जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लड़कियों, इसे समझा दो। जो लड़कियां पहले से वहाँ काम कर रही थी उन पर दबाव डाला जाता है। तो वो लड़कियां कहती है कि तान्या तुम मान जाओ, तुम्हारे यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तुम्हें यहीं रहना होगा, तुम्हें यहीं काम करना होगा, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आएगा, तुम्हारी कोई यहाँ मदद नहीं कर सकेगा। 16वें दिन आखिर तानिया टॉर्चर हो के टूट जाती है और उसको भी ज़बरदस्ती ऐसे लिबास पहना दिए जाते हैं जिसको देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। आज 20-25 महिलाओं में से तान्या का नंबर था, क्योंकि ग्राहक ने तान्या को ही पसंद किया था। जैसे ही वो व्यक्ति कमरे में लेकर जाता है तान्या को पसंद करने के बाद और कमरे की चिटकनी बंद करता है, वह रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, रहम की भीख मांगने लगती है। आंखों से आंसू टपक रहे थे। रोते हुए पैरों पर पैर पकड़कर कहती है रोते रोते कि भैया आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसे ऐसे यहाँ तक लाया गया है, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। मेरे पति साहिल है, मुझे उनके पास मुंबई आना था बेंगलोर से। किसी ने मुझे ट्रेन में से चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर यहाँ तक पहुँचा दिया है। जब वो अपना दर्द बयां करती है, आम तौर पर ऐसी जगह आने वाले कोई भी व्यक्ति शरीफ नहीं होते हैं, लेकिन उस आदमी ने अपनी इंसानियत का परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तब वो कहती है कि मुझे मेरे पति से बात करा दो। उधर उसका पति उसको ढूंढने की तमाम कोशिशें करता है, फ़ोन का भी इंतज़ार करता है कि अब फ़ोन आएगा, अब फ़ोन आएगा। खुद भी फ़ोन करता है लेकिन लगातार स्विच ऑफ आता रहता है। लेकिन जब 16वें दिन साहिल के पास किसी अनजान नंबर से फ़ोन आता है और आवाज़ आती है रोते हुए कि मैं तान्या बात कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले जाओ, निकाल लो यहाँ से। जब वो पूरी कहानी पूरी बातचीत सुनता है, वो कहता है कि तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मुझे नहीं पता है। वो कहाँ है, वो कहाँ है, कौन सी जगह है, किस कोठे पर है, किस रेड लाइट एरिया में है, ये सारी जानकारी वो व्यक्ति साहिल को देता है। वो व्यक्ति अभी तक उस महिला की मदद कर रहा था। जब साहिल को सारी सूचना मिल जाती है तो साहिल सोचता है कि वो साहिल सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, आखिर कैसे अपनी पत्नी को बचाऊं। साहिल सोचता है कि अगर मैं पुलिस को सूचना दूंगा तो हो सकता है तान्या को नुकसान पहुंचाया जाए, वहां से गायब कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों आम तौर पर ऐसा होता है कि पुलिस के भी उन लोगों के कोठे वालों के भी कुछ कांटेक्ट होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी मदद करते रहते हैं इनडायरेक्टली। इसलिए उसको डर था कि कहीं ना कहीं तान्या को नुकसान पहुंचाया जाएगा या वह जगह बदल दी जाएगी। दोस्तों वो काफ़ी देर बहुत कुछ सोचने के बाद सीधा पहुंच जाता है उसी कोठे पर ग्राहक बनकर। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो ग्राहक बनकर उसी कोठे पर पहुंच जाता है और वो वहां जाकर उन महिलाओं में से अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है। उसको बारी बारी से कई महिलाएं दिखाई जाती है, लेकिन साहिल सबको रिजेक्ट करता जाता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। इतना देखकर वहाँ की मालकिन कहती है कि वो नई लड़की को लेकर आओ, और वो थोड़ी देर बाद तान्या को लेकर आते हैं। और साहिल को तान्या देखकर तान्या की नज़रें झुक जाती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, और वो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। और वो उसे लेकर अंदर चला जाता है और फिर उसकी पूरी कहानी सुनता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो यहाँ तक पहुँची कैसे। वो अपनी पत्नी से नाराज़ नहीं होता है, उसे सीने से लगाता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, यहाँ से मैं तुम्हें बचाऊँगा। अब उसे ज़रूरत है ठंडे दिमाग से सोचने की कि यहाँ से कैसे निकला जाए। अगर हमने भागने की कोशिश की तो ये लोग हम पर हमला कर देंगे, हमें मार भी सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सब कुछ सोचने के बाद साहिल ठंडे दिमाग से सोचते हैं और अपने माता पिता को फ़ोन करके सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि आप अपने साथ किन्हीं अन्य एक दो लोगों को लेकर जाइए और पुलिस को तुरंत सूचना दीजिए, हमें यहाँ से निकालिए जल्दी से जल्दी। माता पिता ऐसे ही करते हैं और पुलिस को जाकर तुरंत सूचना देते हैं, और पुलिस भी तुरंत सूचना पाते ही एक्शन लेती है और पुलिस बल के साथ उनके माता पिता को लेकर जाती है और पूरे कोठे पर छापा मारती है और एक एक कमरे की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान साहिल और तान्या पाए जाते हैं। इतने में जैसे ही साहिल और तान्या मिल जाते हैं, उनके माता पिता कहते हैं कि साहब यही हमारे बेटे और बहू हैं। उन दोनों की हालत देखने दिखाने लायक थी, साहिल और तान्या की।
पुलिस ने साहिल और तान्या को ही नहीं बल्कि ऐसी अन्य लड़कियों को भी बचाया जो ऐसे दलालों के चंगुल में फंस जाती है। यहाँ पर मुंबई पुलिस का भी काम काबिलिए तारीफ है। जब ऐसे चंगुल में फंसाने वाले दलालों के बारे में पता किया गया तो पता चलता है कि ऐसे लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और ऐसी तमाम जगहों पर अपनी नज़र गिद्ध की तरह गड़ाए रखते हैं और ये पता करते हैं कि कोई लड़की अकेली सफ़र कर रही हो, कोई महिला अकेली सफ़र कर रही हो और वो दिखने में सुंदर हो, ताकि उनको अपना निशाना बना सके। किसी भी तरकीब से बस उनका एक ही काम होता है, उनको कोठे तक लाके बेचा जा सके। जब भी आप दोस्तों सफ़र कर रहे हो तो अनजान व्यक्तियों से कभी ज़्यादा बातचीत ना करें और उनकी कोई चीज़ ना खाए। पता नहीं आपको कौन कब क्या नुकसान पहुंचा दे। तो दोस्तों सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी, इसकी राय आप कमेंट में ज़रूर दीजिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप नए हो चैनल पर, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए और हमारा सपोर्ट कीजिए। प्लीज़, थैंक यू। ऐसे ही तमाम वीडियोस और स्टोरीज, सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।